अब बात कर लेते हैं उनकी स्पीच में जो था वो शुरू हुए थे मार्शल आर्ट से। चलिए आए जैसे भी आए, इस पर 10-15 मिनट लगा के आए मुद्दे पे। दे दीजिए मुझे। हाँ ये मार्शल आर्ट ही क्यों चुनते हैं भाई? उनको आती है ना, वो मतलब करते हैं ना। ये देश में कोई खेल नहीं, कुश्ती के दांव नहीं चुन सकते वो क्या? मतलब जो विदेशी खेल होंगे उसी का उदाहरण नहीं, क्यों? वो बॉक्सर है, खुद करते हैं, वो खुद बॉक्सर है ना। नहीं बॉक्सर नहीं, जिजित्सु मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर हैं वो। किरण रिजिजू ने मेरे से पूछा कि आप इतना फिट कैसे रहते हैं, तो मैंने इनको बताया कि मैं मार्शल आर्ट करता हूं और मार्शल आर्ट में ये होता है। आपकी आपत्ति क्या है? मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि मार्शल आर्ट एक आदमी से तो खेला नहीं जा सकता है। मार्शल आर्ट का ही अगर एनालॉजी आपको लेना है तो सामने वाले ने तो 3 बार मार्शल आर्ट दिखा के आपको बता दिया कि कैसे पकड़ा जाता है, वो अलग, और कैसे अलग विधा वाली मार्शल आर्ट, कैसे पकड़ के पटकनी दी जाती है। क्या नहीं, वो आए उसके बाद जो उन्होंने बातें की वो गंभीर विषय थे, सारे गंभीर विषय थे और पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए थी उनके ऊपर, बल्कि राहुल जी और पहले कर लेते इस पर बात अच्छी होती है। और ऐसे उन्होंने कहा साहब डेटा जो है वो आपने जो है बेच दिया भारत का सारा, और डेटा ही आज की तारीख में सबसे बहुमूल्य चीज है। फिर वो आए कि आपने कृषि सेक्टर खोल दिया, फूड सिक्योरिटी, आपने अब अमेरिका के एग्री सेक्टर खोल दिया। फिर एनर्जी पर आए कि रूस अब ये अमेरिका बताएगा आप किससे तेल खरीदेंगे। ऑल वैलिड क्वेश्चंस, मगर थोड़ी सी नुआंस की उम्मीद की जाती है, खासकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन से। जैसे अब उन्होंने अब एक्सपोर्ट्स की बात की और जो बांग्लादेश वाली बात अभी आप कर रहे थे कि उन्होंने कहा साहब आप पे 18% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट लगेगा, टैरिफ लगेगा, बांग्लादेश पे 0% लगेगा। बांग्लादेश पे ब्लैंकेट 0% नहीं लगेगा। बांग्लादेश जो रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीद के अमेरिका को ही बेचेगा फिनिश प्रोडक्ट, उस पे 0% लगेगा। क्या वो कॉम्पिटिटिव रह जाएगा भारत के टेक्सटाइल के मुकाबले? हम नहीं जानते, लेकिन पूरी बात तो बतानी चाहिए। बांग्लादेश का सारे एक्सपोर्ट का 70% टेक्सटाइल ही है। वो जो एक्सपोर्ट करता है उसका 70% टेक्सटाइल है। वो तो कब्जा कर लिया, हमसे लेता था कॉटन, बंद कर दिया अभी लेना। अब अमेरिका से ऊन खरीद के उसका कपड़ा बना के वो अमेरिका को भेजेगा, उसकी कितनी लागत आएगी, उसकी लागत हमसे कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, ये आगे विषय। चलिए ये अभी आपने बात ये पूरी नहीं बताई आपने। और इसके बाद कहा साहब आपका इंपोर्ट जो है, आप 46 बिलियन साल का इंपोर्ट करते हो अमेरिका से, अब वो 146 बिलियन हो जाएगा, कहां से देंगे? इस पर उन्होंने देश बेच दिया। 140 बिलियन कब, किस रेफरेंस में कहा उन्होंने कि हमने उनसे कहा है हम $500 बिलियन का सामान तुमसे 5 साल में खरीदेंगे, तो उसको उन्होंने 100 बिलियन पर ईयर कर दिया, तो 140 बिलियन हो गया। ये नहीं बताया उन्होंने कि उसमें करेक्शन किया अपने ही नोट में व्हाइट हाउस ने, कि पहले लिखा था इंडिया हैज कमिटेड टू इंपोर्ट गुड्स वर्थ 500 बिलियन, अब उसको कर दिया इंडिया इंटेंट्स। यस, कमिटमेंट को चेंज उन्होंने किया, इंटेंट कर दिया। ये बात नहीं बतानी चाहिए सर। देखिए, जब तक दस्तखत नहीं हो जाते हैं, अमेरिका ट्रंप प्रशासन के जो रोज एक बयान आते हैं वो खुद ही अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को भी अमेंड कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें भारत सरकार की बात अभी माननी चाहिए। भारत सरकार ने अमेरिका पर, हम लोगों ने यहां बैठ के दर्जनों डिबेट किए हैं, ट्रंप बाबू के जो पेंडुलम जैसे उनके स्टैंड हिलते रहते हैं, उस पर हमने इतने किए हैं, लेकिन बावजूद हमने सरकार से भी सवाल पूछा कि ये जवाब क्यों नहीं देते? जवाब क्यों नहीं देते? उस दिन जब हम लोग पीयूष गोयल के जवाब देने के बाद पार्लियामेंट में भी जवाब दिया उन्होंने, भाई सारी बातें बता दी। अब उनके जो दस्तावेज आ रहे हैं व्हाइट हाउस के एक्स हैंडल से जो पोस्ट हो रहे हैं, उसमें सही बताया आपने कि ये $500 बिलियन खरीदेगा। अब आ गया कि खरीदने की मनसा जताई है, तो दोनों में बहुत अंतर है। दरअसल मुझे क्या लगता है, मैं पहले भी आपके शो में यह बात कह चुका हूं कि राहुल गांधी, श्रीमान राहुल गांधी के भाषण लिखने वाले जो लोग हैं वो बहुत सतही तरीके से रिसर्च करते हैं और उनको जो फीडबैक दिया जाता है उसके आधार पर नेता विपक्ष बोलते हैं, और इसीलिए बांग्लादेश वाला फौफा हुआ। आसपास विद्वान लोग होंगे राहुल जी, चूज वो करते हैं उसमें से जो बोलना होता है। नहीं, विद्वान लोग ये थोड़ी बताएंगे कि बांग्लादेश 0 है और इसमें ये भी है, या राहुल जी ने उसमें से अपना खुद निष्कर्ष निकाला, उतना ही बताया जितना बताना था। मैं आपसे सहमत हूं इस पर। अच्छा, आप मुझसे एक सेंटेंस में अगर कहूं तो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वही उनके सलाहकार हैं, और आप जैसे खुद होते हैं वैसे आप सलाहकार चुनते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा था कि अनायास नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की मस्खरेपन की बात कहें, हंसी मजाक की बात कहें, वो शैली हो सकती है, स्वभाव हो सकता है, लेकिन अगर आप याद करें पिछली लोकसभा का जो 2023 का आखिरी सेशन था, विंटर सेशन, उसके बाद से राहुल गांधी 2 स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं।
दो चीजें होती है, तो आप अपनी लकीर बड़ी करें या आप सामने वाले की लकीर छोटी करें। राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नरेंद्र मोदी का कैलिबर और क्रेडिबिलिटी है। वो 2023 के सेकंड हाफ से लगातार नरेंद्र मोदी की साख पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो उनका काम है वो विक्टिम कार्ड खेलने का है। जब से उनकी सांसदी गई थी उसके इस मानहानि वाले मुकदमे में, फिर उन्होंने घर खाली किया, उसके बाद से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अपने पार्ट पर और नरेंद्र मोदी की साख पर लगातार चोट पहुंचाने की, चोट पहुंचे ना पहुंचे संदेह और सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये शायद उनको यह भी लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें घट के 240 रह गई और कांग्रेस की 99 हो गई, शायद उनको ऐसा लगता है कि ये उसका फायदा उनको मिला होगा, इसलिए वो दो टारगेट पर काम कर रहे हैं। अनायास बिल्कुल नहीं है, सुनियोजित तरीके से हो रहा है, हालांकि उसका तरीका उतना प्रभावशाली नहीं है।